जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो है वो लेक्चर 1 किया था अपना, जो है वो चैप्टर 15 का होम्योस्टेसिस का। अभी जो है होम्योस्टेसिस का जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। जहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर एंड किया था उसी से हम आगे स्टार्ट लेंगे कि हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्यो जो है वर्ड यहाँ पे होम्यो का मतलब है सेम, एंड स्टेसिस का मतलब है यहाँ पे स्टैंडिंग, कि सेल जो है एक, वो सेल की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो क्या रहेंगी, सेल की इंटरनल कंडीशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। वो इंटरनल कंडीशन हमने बात की थी कि वो इंटरनल कंडीशन के जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या इंटरनल कंडीशंस हो सकती हैं। उसमें हमने बात की थी एक वाटर और सॉल्यूट्स की जो अमाउंट है उसको मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सेकंड थिंग हमने बात की थी कि एक्सक्रीशन, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। और जो थर्ड कंपोनेंट जो था इंटरनल जो है वो बॉडी का या सेल का, वो था हमारे पास टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को किस तरह हमने क्या करना होता है, बॉडी के अंदर मेंटेन करना होता है, उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है एक जो है वो बॉडी है, उसकी इंटरनल उसके अंदर एक सेल पड़ा हुआ है, और हम जो बॉडी के जो है अंदर का इन्वायरमेंट है हम उसको कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद ये सेल है, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है विच विल बी कॉल्ड इंट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट। अब ये सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है जिसको हम इंट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट कह रहे हैं, और एक इन्वायरमेंट सेल के बाहर है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट कह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो CS से डिनोट कर रहे हैं कि इस सेल के पास कुछ कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो सेल के अंदर की जो कितनी भी कंडीशंस हैं, सेल के अंदर का जो सारा जो है वो सिनेरियो है इसको क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। और ये हमारे पास एक जो है वो क्या है, सेल है। इसको मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ अ सेल। और उसके बाद अब ये जो सेल है, इस सेल ने क्या करना है, मेंटेन करके रखना है अपनी इंटरनल कंडीशन को। इस सेल को फेस करने पड़े दो इन्वायरमेंट। अब वो जो दो इन्वायरमेंट है वो कौन से हैं, इसमें से एक इन्वायरमेंट तो ये है जो सेल के बाहर है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट कह रहे हैं, और इस सेल ने जो दूसरा इन्वायरमेंट फेस करना है वो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बिल्कुल बाहर है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस आएंगे ये वाइड होंगे, इनको बियर करना है इस सेल ने, मतलब इनके अंदर मौजूद फ्लक्चुएशन से इसने अपने सेल ने खुद को प्रोटेक्ट करना है। और उसके अलावा ये जो सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर क्या करना है जी, सेल ने इस इन्वायरमेंट के अंदर भी जितने चेंजेस आएंगे उनको भी इसने क्या करना है जी, मेंटेन करके रखना है। अब सेल जो है, ये जो हमारा सेल है, इस सेल के पास दो तरह के इन्वायरमेंट है जिसको ये फेस करेगा। अब ये जो बाहर वाला, सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट हमारी बॉडी में कहाँ है या हम इसको कैसे डिनोट करें। एक्स्ट्रा सेलुलर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या हो सकता है, ये हमारी वेस्कुलर्स जो हैं, ब्लड वेसल्स हैं वो हो सकती हैं, या ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो सकता है जिसको हम इंटरस्टिशियल जो है वो फ्लूइड भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये आता है कि सेल ने किस तरह मेंटेन करना है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। इसकी मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 से बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये सेल जो है इसके पास यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये सेल क्या करेगा, सेल के पास अगर वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इट डजेंट मीन कि जो सेल है वो फ्लड हो जाएगा वाटर के साथ। या अगर इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो सेल है उसके पास वाटर अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इट डजेंट मीन कि ये जो सेल है हमारा, ये सेल क्या हो जाएगा कि इसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये सेल के अंदर का इन्वायरमेंट या इसके अंदर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो एक हायर लेवल पे हो जाएगी, इसकी रेंज ज़्यादा हो जाएगी, बट वो फ्लड नहीं होगी वाटर के साथ। इसी तरह अगर इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे डेजर्ट्स वगैरह हो गए, तो ये सेल क्या करेगा, इस सेल के अंदर वाटर की रेंज कम हो जाएगी। अब जो रेंज जो है वो कम होगी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये सेल डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये इसने जो मेंटेन करके रखा है, दिस इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस की ये कौन सी टाइप है, इसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन।
उसके बाद आ जाता है जी कि किस तरह हमारे बॉडी के अंदर जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है और लिविंग कंट्रोल सिस्टम है ये मैच करते हैं। फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, जैसे फ्रिज हो गया, हमारी डेली रूटीन के अंदर आयरन हो गया, ओवन्स वगैरह हो गए, ये किस तरह कंट्रोल सिस्टम इनके अंदर काम करता है। और अगर लिविंग कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी आ जाती है। अब जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन के अंदर एक सेंसर होता है, उसके अलावा एक कंट्रोल सेंटर होता है, ऑन और ऑफ का स्विच होता है। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर की 3 कंपोनेंट है। एक हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ सेंसर के तौर पे काम कर रही है, दिस इज़ नोन एज रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी के अंदर। और थर्ड जो चीज़ है वो अफेक्टर है। अब हमारी जो बॉडी के अंदर ये कैसे सारा सिस्टम काम करेगा या फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम कैसे है, फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम आयरन की बात करें तो सेंसर उसमें लगा होता है जिसको हम थर्मो जो है वो थर्मोस्टेट भी कहते हैं या इसको थर्मामीटर भी कहते हैं। थर्मामीटर जो है वो या सेंसर जैसे ही सेंस करेगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल सिस्टम को मैसेज मिलता है, सिग्नल मिलता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो है वो क्या करेगा, ऑन या ऑफ का स्विच जो बटन है वो ऑन हो जाएगा स्विच, या फिर ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसर एज रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं, वो रिसेप्टर सिग्नल सेंड करेंगे अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, टेम्परेचर लो होता है या टेम्परेचर हाई होता है, तो सिग्नल सेंड होगा हमारे कंट्रोल सिस्टम को। हमारे कंट्रोल सिस्टम कौन सा है जी, जो हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर वगैरह जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो है यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है हाइपोथैलेमस। फिर कंट्रोल सेंटर एक्शन में आएगा, एक्शन में आके ये रिस्पॉन्स सेंड करेगा किसको, इफेक्टर्स के थ्रू। इफेक्टर हमारी बॉडी में 2 चीज़ें हैं, एक इफेक्टर हमारी बॉडी के अंदर मसल्स भी हो सकते हैं, सेकंड इफेक्टर जो है वो ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। रिसेप्टर्स ने टेम्परेचर को सेंस करके सिग्नल सेंड किया कंट्रोल सेंटर को हमारी बॉडी में, हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस ने एक्शन में आया, उसने फिर रिस्पॉन्स सेंड किया है किसको, इफेक्टर्स को। इस तरह ये जो है वो बॉडी के अंदर सिस्टम वर्क कर रहा है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब जो हमारी बॉडी के अंदर ये सारा मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म बेसिकली कहलाता क्या है, तो इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई होगी, मैं डेफिनेशन जो है वो आपको बता देती हूँ। फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन क्या है कि डिटेक्शन ऑफ सिग्नल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिटेक्शन ऑफ कोई भी सिग्नल मीन कोई भी बॉडी के अंदर चेंज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसको डिटेक्ट करना। कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर। डिटेक्शन ऑफ चेंज और डिटेक्शन ऑफ सिग्नल बाय द रिसेप्टर एंड सेंडिंग दी सिग्नल्स टू द कंट्रोल सिस्टम और बाय कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को ये सिग्नल सेंड हुआ, कंट्रोल सिस्टम ये ने सिग्नल ये आगे सेंड किया इफेक्टर्स को फॉर एक्शन, क्योंकि इफेक्टर्स ने एक्शन जो है वो करना है, रिस्पॉन्स शो करना है। फॉर अ रिस्पॉन्स दिस फिनोमिना इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। दोबारा से मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि द डिटेक्शन ऑफ चेंज, इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करना, रिसेप्टर्स ने इसको डिटेक्ट करना है और सिग्नल सेंड कर देना है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम अब उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद अफेक्टर्स को एक जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगा, फैक्टर को मैसेज भेजेगा कि फैक्टर अपना काम करें, फैक्टर्स क्या करें, रिस्पॉन्स को शो करें। दिस होल मैकेनिज्म इज़ नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो फीडबैक मैकेनिज्म है इसकी भी आगे से 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, इसको मैंने प्लस के निशान से जो है वो किया हुआ है डिनोट के पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, और सेकंड कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है जी, टेम्परेचर हो गया है हाई, ये टेम्परेचर हो गया हाई। अब इस हाई टेम्परेचर को हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिसेप्टर रिसीव करके ये मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को। अब ये कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। अब कंट्रोल सेंटर इस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, अब इंटरप्रेट करने के बाद वो एक्शन में आ जाएगा और मैसेज भेजेगा हमारे इफेक्टर्स को। ठीक हो गया। अब इफेक्टर्स ने क्या करना है, इफेक्टर्स में अगर हम यहाँ पे बात करें, इफेक्टर फॉर एग्जांपल हैं मसल्स, तो क्या होगा, कंट्रोल सिस्टम ने इफेक्टर्स जो मसल्स हैं उनको मैसेज भेजा है, तो मसल्स ने क्या, अब हाई टेम्परेचर है ना,
हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट किया गया है कि रिसेप्टर्स ने ये मैसेज भेजा कंट्रोल सेंटर को कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को मैसेज भेजा, मीन्स के मसल्स क्या स्टार्ट कर देंगे, मसल स्टार्ट कर देंगे वैजो डायलेशन, मतलब मसल्स क्या हो जाएंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट वैजो डायलेट कर लेंगे। किस चीज़ को वैजो डायलेट करेंगे, ब्लड वेसल्स को। क्यों, ताकि ब्लड वेसल्स डायलेट हों। जैसे ही ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट होंगी, मैक्सिमम बॉडी से हीट क्या हो जाएगी, रिमूव, बॉडी से हीट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ताकि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिमूव करे, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत हाई है। अब देखें इफेक्टर्स ने जो रिस्पॉन्स शो किया है वो किस चीज़ का किया है, या फिर ये भी सेकंड थिंग ये होगी कि हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग सिस्टम भी हो जाएगा स्टार्ट, कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, मीन के स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाई टेम्परेचर का था हमारे पास चेंज, उसको रिसेप्टर ने रिसीव करके कंट्रोल सेंटर को भेजा। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर्स को कहा कि आप एक्शन में आए। अब इफेक्टर्स क्या हैं, मसल्स ने वैसोडाइलेशन स्टार्ट कर दी ब्लड वेसल्स की। ब्लड वैसोडाइलेशन से क्या हुआ, ब्लड डायलेट हुई, ब्लड वेसल्स, हीट को रिमूव किया गया। सेकंड, हमारी बॉडी के अंदर कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑन हो गया। कूलिंग सिस्टम के ऑन होने से क्या हुआ, कूलिंग सिस्टम के ऑन होने से हमारी बॉडी ने स्वेटिंग स्टार्ट की है। अब कूलिंग सिस्टम ऑन हुआ है, मीन जो फैक्टर्स का रिस्पॉन्स है इट इज़ अपोजिट टू द इन्वायरमेंटल चेंज। इस तरह का जो फीडबैक मैकेनिज्म होगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर फैक्टर्स वो रिस्पॉन्स जो शो करें वो जो चेंज है उसकी फेवर में करें। मतलब अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे भी कूलिंग सिस्टम जो है वो ऑन ना हो, बल्कि टेम्परेचर और हाई हो बॉडी का, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव। लेकिन ये इसकी एग्जांपल नहीं है, ये तो मैंने वैसे आपको बताई है। तो इसको नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो है 18 जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। अभी आपने समझना है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। इसकी मैं डेफिनेशन फिर से बोल देती हूँ। In this process, the effector response is opposite to the change in external environment. This mechanism is known as negative feedback mechanism. क्लियर हो गया जी। ये हमारी दो टाइप्स हमने पढ़ ली, पॉजिटिव फीडबैक की, नेगेटिव फीडबैक की। अगर आपका जो है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और जो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम, उसके अंदर आपने जो है वो इसकी लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप ये लिख सकते हैं इसके पॉइंट्स। इसके अलावा डेफिनेशन आ जाती है फीडबैक मैकेनिज्म की, और इसके अलावा ये भी आ जाता है कि आप डिफ़ाइन करें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वैसे भी आ जाता है कि आप डिफ़ाइन करें फीडबैक मैकेनिज्म को भी, उसकी टाइप्स भी लिखें, और साथ में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन भी अक्सर जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है।